ये क्या लगा रखा है पापा आपने? बच्चों, बाहर जाकर खेलो। घर को घर नहीं, अखाड़े का मैदान बना रखा है। बच्चे हैं कि आफत, समझ में नहीं आता। और पापा, आपको क्या अलग से समझाना पड़ेगा? बच्चों के साथ मिलकर आप भी बच्चे बन जाते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि घर में मेहमान आए हुए हैं। अरे, अपना समय था तो हमारे मुंह से एक आवाज नहीं निकलने देते थे। और बूढ़े क्या हुए, सारी तमीज ही भूल गए हैं। आप बच्चों के साथ वीडियो गेम खेल रहे हैं। शर्म नहीं आई आपको? क्या आपको ये सब शोभा देता है? प्रभाकर अपने पिता मधुकर जी से कहता है। मधुकर जी घबराते हुए बोले, बेटा, मैं तो बस बच्चों का मन बहला रहा था। इसी बहाने मेरा भी समय कट जाता है। वरना घर में कौन है जिससे मैं बातें करूं? किसके पास मेरे लिए वक्त है जो मेरे साथ दो बातें करे? तुम भी तो हमेशा व्यस्त ही रहते हो। आज रविवार था, पर आज भी तुमने अपने दोस्तों को बुला लिया है। प्रभाकर बोला, पापा, आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरा दिन आपके साथ बैठा रहूं? अरे, आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, मेरा जीना क्यों हराम कर रखा है? आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। आप कितने स्वार्थी हो गए हैं। छोड़िए इन बातों को, बस इतना याद रखिएगा कि अब मुझे बाहर तक आवाज नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर प्रभाकर वहां से अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगाने चला गया और मधुकर जी आहत होकर घर के बाहर चले गए। कुछ घंटे बाद प्रभाकर पिता को ढूंढते हुए रसोई में गया। वहां माँ और पत्नी काम कर रही थीं। प्रभाकर बोला, कंगना, पापा कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या तुमने देखा है? कहाँ चले गए हैं? कुछ डिस्कस करना था और चेक भी साइन करवाना है। कंगना बोली, आपको थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए था। बच्चों के सामने पापा जी को इतना कुछ सुना दिया। उनकी भी उम्र हो रही है, कुछ तो ख्याल किया होता। प्रभाकर बोला, तुम लोगों के ऐसे व्यवहार के कारण वो सर पर चढ़ते जा रहे हैं। उन्हें पता था कि मेरे दोस्त आए हुए हैं और मुझे जरूरी बातें भी करनी है, फिर भी शोर कर रहे थे और उल्टा मुझे ही कहते हैं कि मैं उनको वक्त नहीं देता हूँ। खैर छोड़ो, मैं भी किससे बातें कर रहा हूँ। वहीं प्रभाकर की माँ रजनी जी बैठी थीं। वो बोली, बेटा, याद करो अपना समय। जब तुम्हारे पिताजी को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलती थी तो तुम कितने चिड़चिड़े हो जाते थे। मुझसे उनकी शिकायत करते थे कि दूसरे बच्चों के पिता बच्चों को समय देते हैं और मेरे पिताजी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। पूरे दिन मरीजों के साथ बैठे रहते हैं। आज तुम भी तो वही कर रहे हो। तुम्हारे पास पिता के लिए वक्त नहीं, ऊपर से तुम उनके साथ कड़वे बोल बोलते हो। याद रखो, समय खुद को दोहराता है। इतना कहकर रजनी जी मधुकर जी को ढूंढने लगी। वे अब तक घर नहीं लौटे थे। रजनी जी को चिंता हो रही थी। वो प्रभाकर के पास गईं। जरा देखो पापा कहाँ गए हैं। प्रभाकर बोला, वो कोई बच्चे नहीं हैं जो गुम हो जाएंगे। और ये सब करके वो क्या जताना चाहते हैं कि मैं उनके पीछे उन्हें ढूंढते ढूंढते फिरूं? अरे, भूख लगेगी तो लौटकर घर ही आएंगे। बाहर कौन बैठा है जो उन्हें खाना खिलाएगा? आप भी शांति से जाकर चाय पी लीजिए और कंगना से कहिए मुझे भी एक अदरक वाली चाय बनाकर दे दे। मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और जाते जाते कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिएगा। बेचारी रजनी जी निराश होकर बेटे के कमरे से लौटी और बहू को बेटे की बात बताई तो कंगना बोली, मम्मी जी, आप भी तो उनके स्वभाव को जानती हैं। मुश्किल से कभी कभी मीठा बोलते हैं, हर वक्त ही कड़वे बोलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं दीप और रम्या को पापा जी को ढूंढने के लिए कहती हूँ। वो तुरंत उन्हें ढूंढ कर ले आएंगे। तब तक आप चाय पी लीजिए। बेचारी रजनी जी बरामदे में कुर्सी बिछाकर बैठ गईं। तभी पोता पोती आए और बोले, दादी, हम अभी दादाजी को ढूंढ कर लाते हैं। हमें पता है वो कहाँ होंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसी बहाने थोड़ा चलना फिरना हो जाएगा। इतना कहकर वो दोनों बच्चों का हाथ थामकर निकल पड़ी। बगल में ही एक मंदिर था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। वहीं चबूतरे पर मधुकर जी बैठे भगवान के भजन में झूम रहे थे। दीप बोला, देखो दादी, दादाजी वहां बैठे हैं। अब हम घर जाते हैं, हमें होमवर्क भी करना है। आप दादाजी के साथ आ जाना। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम्हारे तो पैरों में दर्द रहता है, इसीलिए तो तुम मंदिर भी नहीं आई। रजनी जी उनके हाथों का सहारा लेकर वहीं बैठ गईं और बोली, इस उम्र में मुझे इतना भगाते हो, जरा सी भी मुझ पर दया नहीं आई। अरे बेटे ने कुछ कह क्या दिया? इतना कहते हुए रजनी जी की आंखें भर आईं। मधुकर जी उनके आंसू पोंछते हुए बोले, अरे नहीं पगली, 11 बजे ही तो तुमने मुझे इतना कुछ खिला दिया था कि मेरा पेट भारी हो गया था और अकेले घर में मन नहीं लग रहा था। तुम रसोई में बहू के साथ रहती हो, मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं होता है, तो मैं यहाँ चला आया। यहाँ कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं है, उनके साथ बातें करके मेरा भी मन हल्का हो जाता है। रजनी, तुम तो जानती ही हो, मेरा पूरा समय अस्पताल में ही बीता है, पर मैं तो कभी अपने पिता, पत्नी या बच्चों पर अपनी परेशानी नहीं निकालता था। याद है तुम्हें, जब प्रभाकर पहली बार स्कूल जा रहा था, कितना रो रहा था। मन नहीं करता था उसे स्कूल में छोड़ने का, क्योंकि मैं अपने बेटे की आंखों में एक आंसू नहीं देखना चाहता था। आज वही बेटा मुझे कुछ भी कहकर निकल जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। रजनी जी बोली, ऐसी बात नहीं है, बेटे माँ से ज्यादा जुड़े होते हैं और बेटियां पिता से। मधुकर जी बोले, तो तुमने मुझे एक बेटी क्यों नहीं दी, जो कम से कम मेरे मन की बात तो समझती? ऐसा नहीं है रजनी कि पिता को तकलीफ नहीं होती है, बस पिता बेटे के सामने कठोर बन जाता है ताकि उसका बेटा बिगड़ ना जाए। पर मेरा बेटा तो कुछ ज्यादा ही काबिल बन गया है। रजनी जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। अब आप घर चलिए, वहां बहू भी परेशान हो रही होगी, कम से कम अपनी बहू का तो ख्याल कीजिए। मधुकर जी बोले, हाँ सही कहती हो, जरूर हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमें कंगना जैसी बहू मिली है। न जाने तुम्हारे बेटे की बातें कैसे सहती होगी। इतना कहकर दोनों घर की तरफ चल दिए। जैसे ही घर पहुंचे, प्रभाकर बोला, माँ आप भी इनके साथ हो ली? देखा, मैंने कहा था ना, भूख लगेगी तो आ जाएंगे। प्रभाकर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अपने पिता के लिए? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अरे कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लिया करो। आज तुम्हारे बच्चे अगर सुनेंगे तो कल को वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही बातें करेंगे। भूलो मत, वो तुम्हारे पिता हैं। अगर तुम उनकी इज्जत नहीं कर सकते हो तो मैं समझूंगी तुमने मेरा अपमान किया है। इतना कहकर वो भी अंदर चली गई। कंगना ने दोनों का खाना कमरे में लगाया और बोली, पापा जी, आप भी किसकी बातों में आ जाते हैं? आप तो जानते हैं वो कैसे हैं। अरे आपके भरोसे तो मैं इस घर में रह रही हूँ। मेरे बच्चों को दादा दादी का प्यार और परवरिश मिल रही है, ये क्या कम बात है? अरे उनके पास तो अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए भी वक्त नहीं है। और फिर दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन प्रभाकर अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा जूता वहाँ है, उसमें थोड़ा पॉलिश करके दे दो, मुझे देर हो रही है। तभी मधुकर जी आए और बोले, खबरदार रजनी, तुम इसके जूते को हाथ नहीं लगाओगी। अब तुम क्या बच्चे हो जो तुम्हारी माँ तुम्हारे जूते में पॉलिश करेगी? सुबह से जब फोन पर हंसी ठहाके कर रहे थे तब तुम्हें वक्त नहीं मिला और अभी अपनी माँ से जूते में पॉलिश करवा रहे हो। प्रभाकर बोला, अगर माँ नहीं कर सकती तो आप ही कर दीजिए। पूरे दिन तो घर में बैठे रहते हैं। कल ही तो आप कह रहे थे कि मैं आपके साथ बातें नहीं करता हूँ। तो ठीक है, मैं नाश्ता करता हूँ, आप मेरे जूते में पॉलिश कर दीजिए। बचपन में तो करते थे, तो अब करने में क्या है? तभी कंगना रसोई से बाहर आई और बोली, कुछ तो शर्म कीजिए, पिता बूढ़े हो गए हैं और आप उनसे ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रभाकर बोला, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही किया करो। जाओ रसोई में अपना काम करो। और पापा, आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दिखाया कीजिए। जब आपकी चलती थी तो आपने चला ली, अब इस घर में मेरी चलेगी। रजनी जी आगे बढ़ी और बोली, ला बेटा, मैं जूते को अपने आंचल से पोंछ देती हूँ। प्रभाकर बोला, बस करो माँ, ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो जूते पहनकर निकल गया। इज्जत करना ही भूल गया। एक रोज मधुकर जी कंगना से बोले, बहू
एक थर्मस में 4-5 लोगों के लिए चाय बना देना और कुछ नमकीन दे देना। मैं पार्क में मिलकर अपने दोस्तों को खिलाऊंगा। तभी प्रभाकर बोला, चाय और नमकीन के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, पता है आपको? वो बोले, बेटा, भले ही अब मैं नौकरी नहीं करता, पर मैंने जीवन में पैसे कम नहीं कमाए हैं। मत भूलो, मैं भी एक नामी डॉक्टर हुआ करता था। छोड़ बहू, कुछ मत बना, मैं बाहर ही ले जाकर खिला दूंगा। इतना कहकर वो अपना पर्स कुर्ते की जेब में रखकर चले गए। तुम अपने पिता से किस तरह से बातें करते हो प्रभाकर? माँ, आपको याद है जब कॉलेज में मैं उनसे कुछ पैसे मांगता था तो मुझसे कैसे हिसाब लेते थे? आज अगर मैं हिसाब ले रहा हूँ तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? माँ, समझा देना उन्हें, अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहें, वरना अपना इंतजाम कर लें। मुझे भी कोई परवाह नहीं है। और वो भी चला गया। बेचारी रजनी जी पेंडुलम की तरह कभी इधर तो कभी उधर पति के सम्मान को बचाती या बेटे को समझाती, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और वो सर पकड़कर रोने लगी। कंगना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पति को सही रास्ते पर कैसे लाए। शाम को मधुकर जी घर लौटे। रजनी जी की लाल आंखें देखकर वो समझ गए। रजनी जी ने एक एक बात उन्हें बताई। मधुकर जी बोले, बस अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी आखिर बाप हूँ, कैसे हार सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, इसे सही रास्ते पर तो मैं लाऊंगा। इतना कहकर वो कुछ सोच विचार करने लगे। 2 दिन बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को चाय पर बुलाया। कंगना उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी कि तभी बाहर से प्रभाकर आया और बोला, पापा, ये क्या मजलिस लगा रखा है आपने? मधुकर जी बोले, दिख नहीं रहा तुम्हें कि मेरे दोस्त आए हुए हैं? इतने भी बड़े डॉक्टर नहीं बने हो कि तुम अपने सीनियर्स से बात करने की तमीज भूल जाओ। याद रखो, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी मैं किसे बुलाऊं या ना बुलाऊं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो अपने रहने का इंतजाम कर लो। जाओ यहाँ से और हमें डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर वो दोस्तों के साथ हंसने लगे। प्रभाकर माँ के पास गया। माँ बोली, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें देखकर ही इनका व्यवहार बदला है। जो भी बात करनी है पापा से करना। थोड़ी देर बाद जब सब चले गए तब प्रभाकर पिता को सुनाने लगा। पिता के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक जोर का थप्पड़ प्रभाकर को लगाया और बोले, मेरे जूते तुम्हारे पैर में क्या आए? तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूं? ये घर मेरा है, ये सारी संपत्ति मेरी है। अपने पैसे लो और इस घर से दफा हो जाओ। प्रभाकर गुस्से में बोला, हाँ हाँ, तो आपके साथ रहना कौन चाहता है? चलो कंगना, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। लेकिन कंगना अपने सास ससुर के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, मैं इस घर को और सास ससुर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपके साथ रहकर मैं अपने बच्चों को आपके जैसा नहीं बनाना चाहती। अगर आपको आपका परिवार और बच्चे चाहिए तो आपको अपने आप में बदलाव लाना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे बच्चे मुझे अपमानित करें। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा सबके सामने आपको अपमानित करे? प्रभाकर सर झुकाए खड़ा रहा। उस दिन कंगना ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। मधुकर जी बोले, बेटा, मैं तो तुम्हें बच्चा समझता रहा, पर तुमने तो अपनी सीमा लांघ दी। तुम भूल गए कि आज भी मैं ही घर का मालिक हूँ। कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश क्या की, तुम तो सर पर बैठ गए। प्रभाकर अकेला खड़ा था। उसे लगा कि उसके साथ कोई नहीं है। क्या ये सब उसके व्यवहार के कारण हुआ? माँ ने उसे समझाया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि आज तक पिता अगर उसके लिए सख्त होते रहे तो उसकी भलाई के लिए, जिसका उसने गलत मतलब समझा और उनके साथ गलत व्यवहार किया। अगले दिन प्रभाकर पिता के पास गया, हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगी। पिता तो पिता होते हैं, उन्होंने माफ कर दिया, पर यह भी हिदायत दी कि याद रखो, ये घर संपत्ति मैंने सब कुछ अपनी बहू के नाम कर दिया है, तो मुझसे कभी जबरदस्ती कुछ नहीं ले सकते। वो दिन और आज का दिन प्रभाकर ने फिर कभी मधुकर जी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही कंगना के साथ दुर्व्यवहार किया। वक्त मिलता तो सबके साथ बैठता,
पर हमेशा पिता के सामने अब उसकी नजरें झुकी हुई रहती थीं।